क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने फर्स्ट पार्ट में आप देख लीजिएगा, लिंक दे रखा नीचे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्यूशन दे रखा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन, रबिंग एट बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ, हाउ। तो बोलने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है कि जो बी स्टिंग है यानी जो मधुमक्खी होती है उसका जो डंक है उससे पेन और इरिटेशन क्यों होता है। तो पेन और इरिटेशन होने का कारण क्या है, मधुमक्खी का जो डंक होता है यानी स्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, बी स्टिंग में कौन सा होता है, बी स्टिंग जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सी और ये ओ। तो फॉर्मिक एसिड होता है, इसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड है। अब जब एसिड जाएगा अंदर तो इरिटेशन तो होगी, पेन भी होगा। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा लगा के, अगर उसमें बेकिंग सोडा लगा दें हम तो हमें रिलीफ क्यों मिलता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। अभी दोनों रिएक्ट करके क्या होगा, ये क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा। ये एसिड है और ये बेस, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनेगा, साल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बेकिंग सोडा जो फॉर्मिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बन जाएगा साल्ट। तो इसलिए रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए क्या है, रिलीफ यानी जो एसिडिक बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है और बन जाता है साल्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है ये, तो साल्ट बन जाता है तो रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए बी स्टिंग में बेकिंग सोडा हम अप्लाई करते हैं। अब है बी पार्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट गिव हाइड्रोजन वाइल रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, वाई। ये बोल रहा है ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स ज़्यादातर जो होते हैं, बी पार्ट में आंसर है मेटल्स नाइट्रिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड माने HNO3, इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाता, हाइड्रोजन क्यों नहीं देता मतलब ये गैस। तो उसका कारण ये है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडेंट का काम करता है, और ऑक्सीडेंट करके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आयरन से कराते हैं हम इसकी रिएक्शन HNO3 की, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनती बल्कि क्या बनेगा, ये Fe2O3 यानी बनेगा तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनेगा और प्लस ये H2O बनेगा, या फिर इसका आयरन का कोई साल्ट बनेगा। मतलब ऐसे होगा ये एक्चुअली में, आयरन का कोई साल्ट बन जाएगा, आयरन का साल्ट, आयरन का साल्ट बनेगा इसके साथ, और नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनेगा, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है। तो आप देख लीजिए जो भी है, एक्सप्लेनेशन में तुम यही बोलोगे कि जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयरन को क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है, और हाइड्रोजन अगर थोड़ी देर के लिए रिलीज हो भी गई तो ऑक्सीजन से ये ऑक्साइड बन जाएगा, इसका माने वाटर बन जाएगा H2O। तो वाटर बनने की वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। तो इसका आंसर यही है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयरन का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, फिर कोई बनेगा नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर ये है। उसके बाद सी पार्ट है,
राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड विद स्टीम। आयरन और स्टीम सी पार्ट है कि आयरन और स्टीम, स्टीम माने वाटर, इसके साथ रिएक्शन बनेगी, क्या बनेगी, फेरस ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, Fe3O4 और क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर इसको बैलेंस करना है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, नेम द कंपाउंड ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड, तो ये क्या है, फेरस ऑक्साइड बनेगा, राइट। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, 4 एटम हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या 4, तो और ये 3Fe हो गया, तो बैलेंस हो गई, फेरस ऑक्साइड बना। ऐसे रिएक्शन दे सकते हो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन, तो रिएक्शन लिखने केवल नेम द कंपाउंड ऑफ आयरन ऑब्टेन, और कंपाउंड का नाम है फेरस ऑक्साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो पोटेशियम और क्लोरीन का हमें क्या देना है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9, तो पोटेशियम को क्या लिखते हैं कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, सेकेंड में 8, 2 और 10, फिर 8, फिर क्या होगा 1, तो कौन सा आयन बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मतलब के आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया पोटेशियम का। तो ये कौन सा आयन बनाएगा, ये K+, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसमें चार्ज आएगा K+। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो पहले ऑर्बिट में कितने होंगे, 2, फिर 8, 2 और 10, फिर बचे 7, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में ये बनाएंगे इसका, ये बनाएगा कौन सा आयन, ये, और इस एटम का, क्लोरीन एटम जो है उसका डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 आउटर मोस्ट में। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पोटेशियम और क्लोरीन का। अब ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में बोला शो द फॉर्मेशन ऑफ KCl बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो KCl कैसे बनेगा, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड बनता कैसे है, बी पार्ट में पूछ रहा शो द फॉर्मेशन ऑफ KCl। तो KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड एक साल्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एसिड लेना पड़ेगा और एक बेस NaOH, तो क्या बनेगा, नहीं हमें KOH लेना पड़ेगा, पोटेशियम का जो बेस है वो KOH लेना पड़ेगा, क्या बनेगा फिर KCl साल्ट बनेगा, और बस प्लस में वाटर। बैलेंस कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर बैलेंस करने का नहीं है, सवाल है KCl का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो KCl का फॉर्मेशन होगा, KCl कैसे बनेगा मतलब, तो होता क्या है कि पोटेशियम में क्या कैपेबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पोटेशियम का एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या आयन बनेगा, ये चार्ज प्लस क्या बन जाएगा, आयन, तो इलेक्ट्रॉन ये फ्री करेगा, और क्लोरीन एटम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा। क्लोरीन एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये बन जाएगा आपका क्लोरीन आयन। अब होता क्या है, ये पॉजिटिव आयन बन गया और ये निगेटिव आयन बन गया, तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, तो ये दोनों पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन ये स्टक टुगेदर हो जाएंगे, और इस प्रकार से आपका KCl बन गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से ऐसे
पोटेशियम क्लोराइड को दिखा देना आपको, ऐसे बनता है। एक बार फिर देख लीजिए, HCl प्लस KOH KCl, ये बोल रहा था KCl फॉर्मेशन का प्रोसेस बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके। तो ये हमने पहले दिखा देंगे, रिएक्शन ऐसी होगी, जो भी पूछा है उसने उसका एक बेस लेंगे और एसिड ले लेंगे HCl, और ये रिएक्शन हो गई, साल्ट बन गया, वाटर बन गया। अब ये KCl बना कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से दिखाएंगे इसको। पोटेशियम का क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाएगा पोटेशियम का पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके क्लोरीन के सबसे आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेटिस्फाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 7 है, 8 होने चाहिए, एक लेगा। तो क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन स्टक टुगेदर हो जाएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में, और KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9 का C पार्ट, नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये तो हमने दे ही दिया नाम कि एक आयन क्या है, पॉजिटिव वो पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन। ये C पार्ट का आंसर भी यही है। तो C पार्ट में जो है पॉजिटिव आयन बनेगा और क्लोरीन आयन बनेगा, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहा, राइट द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं, राइट द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन इन फोटोसिंथेसिस, कि ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स में होता है उसका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर होगा कि ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे ये कोई पेड़ है और ये पत्तियाँ, तो पेड़ से नीचे जो पत्तियाँ होती हैं, जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं नीचे से, और जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, जाइलम सेल्स होती हैं, रूट्स में रहती हैं पूरे प्लांट्स में, जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए जाइलम जो सेल्स होती हैं उनकी वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और ये ऑस्मोसिस के ज़रिए, क्योंकि सेल्स की चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल होती है, उसके ज़रिए जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल्स में वाटर ट्रांसफ़र होता है। ऐसे 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 करके वाटर पहुंचता है लीव्स में, और उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है, तो ये जो है लीव्स के बॉटम पार्ट में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं और हीट होती है, तो वाटर क्या होता है, वाटर हीटेड होने की वजह से क्या होता है, जो नीचे से वाटर गया हुआ है ये वाटर एवोपोरेट होता है, ये वाटर एवोपरेट हो रहा है। तो वाटर एवोपरेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ एक प्रेशर मेंटेन हो जाता है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई, और नीचे प्रेशर क्या है, लो। तो ये प्रेशर डिफरेंस का जो जोन बनता है, तो इसकी वजह से वाटर क्या होता है, ऊपर वाटर का फ्लो जो है बढ़ जाता है। तो वाटर का फ्लो मेंटेन करता है, ट्रांसपायरेशन क्या करता है, वाटर का फ्लो मेंटेन करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ है कि ये एवोपरेशन की वजह से जो लीव्स होती हैं क्या होती हैं, इस पर कूलिंग इफेक्ट देता है, तो पूरा प्लांट क्या है, कूल होता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये हो गया इसका आंसर। अब है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस में आपको डिफरेंसेस देना है, वो भी दो। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों रेस्पिरेशन में एक डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन
ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 और प्लस क्या बनाता है, वाटर और प्लस एनर्जी ATP, ये बनाता है ग्लूकोज। ये है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता नहीं है, तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है अल्कोहल निकलता है, और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी नहीं, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, ये बनाता है एनर्जी, यानी बनता ATP यहाँ भी है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या होता है, फर्मेंटेशन। ये रिएक्शन ज़्यादातर किस में होती है, जैसे यीस्ट है, तो यीस्ट में ये रिएक्शन होती है, इसलिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल बनाने में। तो ये डिफरेंस है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशंस में। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ ऑल पॉसिबल केसेस व्हेन कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इमेज। तो ये बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो है मैग्नीफाइड इमेज की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्वेक्स लेंस की जो पोजीशन है ये है, यहाँ पर इसको बोलते हैं 2F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो इसको। दिस इज 2F1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2F1। यहाँ पर से अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पर तो बनती है एक लाइट रे तुम्हारी यहाँ से गई, ये कहाँ से जाएगी, फोकल पॉइंट से ऐसे, और एक जाएगी ऐसे, यह। तो देखा कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है यहाँ लगभग बराबर ही होगी इमेज की। लेकिन एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ये पूछ रहा वो पोजीशन पूछ रहा हमसे कि हमें मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। तो जैसे ही हम नज़दीक में जाएंगे, ये मतलब ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक में जाएंगे, जैसे OF1 और यहाँ पर क्या है F1, ये, तो यहाँ पर जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहाँ पे रख दिया, यानी बिटवीन 2F1 एंड F1 इस पोजीशन में रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट ये जाएगी पैरेलल ऐसी, लेकिन अब की बार क्या है, ये जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे जाएगी, तो ये यहाँ मिलेगी। तो ये इमेज इतना तो यहाँ पर दिख रहा साफ साफ कि ये इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। अगर आप स्केल का यूज़ करके देखेंगे तो ये वास्तव में ऑब्जेक्ट से इमेज जो है बड़ी बनेगी, यानी एक पोजीशन तो ये है मैग्नीफाइड, 2F1 और F1 के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। दूसरा आप ये कह सकते हो F1, अगर F1 है तो इस बीच में तो किसी भी पोजीशन में होगा तो ये इमेज मैग्नीफाइड ही मिलेगी। F1 में रखेंगे तब भी मैग्नीफाइड होगी, यानी ऑब्जेक्ट अब की बार हमने F1 में रखा, तो अब की बार इमेज ऐसे देखो, ये और बड़ी बनेगी, है ना, तो ये और बड़ी बनती है। तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगा, तो ये और आगे मिलेगा, है ना, तो इमेज बड़ी होगी। तो एक तो F1 पोजीशन में होना चाहिए। दूसरा F1 और O के बीच में क्या होता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, यानी अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो एक तो जाएगी ये पैरेलल होके ये गई, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, ये है F1, ये है O। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को मान लिया यहाँ पे रखा, तो एक तो जाएगी कहाँ से, यहाँ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो एक जो है इससे F1 से
2f1 से होते हुए जाएगी एक रेज, दूसरा नहीं, एक तो ये जाएगी पैरेलल ऐसे, ये है f2, इससे होते हुए जाएगी। दूसरी रेज क्या होगी, ऐसे जाएगी, और जो यहाँ से जाएगी वो क्या होती है, यहीं से लौट के वापस जाएगी। तो ये क्या होता है, ये पीछे मिल जाएगी ऐसे। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ये डॉटेड लाइन में दिखाए पीछे वर्चुअल इमेज। तो ये भी क्या बनेगी, मैग्नीफाइड। तो 3 पोजीशन हो गई। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि कॉन्वेक्स लेंस की कौन कौन सी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि इमेजेस क्या होगी, मैग्नीफाइड मिलेंगी। तो एक तो हो गया 2f1 और f1 के बीच, एक हो गया अगर f1 में भी रखते हैं तब भी मैग्नीफाइड बनेगी, और एक f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें। तो 3 पोजीशन ऐसी हैं जिनमें कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड इमेज बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लेंथ की इमेज बनेगी। तो ये है 3 पोजीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा, When an object is placed at a distance of 60 cm from a convex spherical mirror, the magnification produced half. Where should the object be placed to get a magnification 1/3? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये जो दे रखा है एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने, मान लिया 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर ये क्या है, हमारा यू है। क्या है, यू। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है इसने मैग्नीफिकेशन दे रखा है। ये मैग्नीफिकेशन दे रखा है कि प्रोड्यूस्ड हाफ है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m=-v/u ये होता है। वैसे तो h'/h भी होना चाहिए, लेकिन हमें हाइट का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, ना तो हाइट दे रखी है। तो m क्या लिखेंगे, -v/u। यहाँ पर u कितना है, -60। ये इसके फ्रंट में है, तो ये -60 सेंटीमीटर हो गया u। अब मैग्नीफिकेशन इसने दे रखा कितना, हाफ। ये हाफ दे रखा है, -v, u की जगह में रख दिया -60, माइनस से माइनस कैंसिल। तो कितना हो गया, v हमारा कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ बनेगी इसकी, यहाँ बनेगी। इमेज मतलब ऐसे बनती है ना, इसमें ये हो गया ऐसे, और इसमें क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है तो मतलब ये बनेगा ऐसे। राइट। तो इमेज इसकी यहाँ पे बनेगी, वर्चुअल इमेज। राइट। अब क्वेश्चन है कि v 30 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पर प्लेस किया जाए ताकि मैग्नीफिकेशन कितना हो, 1/3। तो मैग्नीफिकेशन दे रखा है, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। तो उसके लिए हमें v तो पता नहीं है। राइट। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो मिरर का फार्मूला है, 1/f = 1/v + 1/u। अब हमें u अगर -60 है और v तुम्हारा क्या है, 30। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले f निकालेंगे। तो 1/30 हो गया, 1 क्या हो गया, -60, और ये 1/f। आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 1/30 - 1/60, ये हो गया 60, और ये हो गया 2 - 1, ये हो गया 1/60। तो 1/f हमारा क्या हो गया, 1/60 हो गया। यानी f = कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर में फोकल लेंथ आ गई इस प्रकार का कॉन्वेक्स मिरर की। f = आ गया 60।
अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि मैग्नीफिकेशन उसने दे रखा है 1/3 है, और -v, न तो हमें दूसरी कंडीशन में न तो हमें v पता है न u पता है, खाली वो बता रहा है कि 1/3 अगर मैग्नीफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है। तो खाली ये फार्मूला लगाइए, तो ये -v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/3, v इक्वल टू हो जाएगा -u/3। अब क्या करना है, हमारा v हमारे u के टर्म्स में आ गया। अब सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, यही 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है हमारा 60 है, और 1/v ये है 1/v, v की वैल्यू क्या है -u/3, और ये क्या है +1/u। अब ये क्या हो जाएगा, 3 को ऊपर ले जाइए, -3/u प्लस 1/u इक्वल टू 1/60, और ये हो जाएगा हमारा -2/u, और ये 1/60। तो u इक्वल टू कितना हो गया हमारा -120। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके 120 सेंटीमीटर फ्रंट में रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, तब जाके हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगा 1/3। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ सके। अभी क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है कंटिन्यू होगा, कल की डेट पे आपको तीसरा वीडियो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू।